हे गाइस, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मिनिमम पाथ सम। तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमको एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स गिवन होगी और हमको टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक आना होगा और हम जिस पाथ से आएंगे उस पाथ की सारी वैल्यू का सम मिनिमम होना चाहिए और हमको वो सम रिटर्न करना है एज एन आंसर। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है, जस्ट अ मिनट। तो जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है तो मेरे को टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक आना है और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे पाथ ले सकता हूँ। जैसे कि ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, और हर एक पाथ की वैल्यू अलग आएगी। अगर मैंने ये वाला पाथ लिया तो मेरी वैल्यूज़ आएगी 1 + 3 + 1 + 1 + 1 जो कि 7। अगर मैंने ये वाला पाथ लिया तो मेरी वैल्यूज़ आएगी 1 + 1 + 4 + 2 + 1 जो कि है 9। और अगर मैंने ये वाला पाथ लिया 1 + 1 + 5 + 2 + 1 जो कि होगी मेरी 10। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है? 7 वाला, तो 7 हमारा आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्या हम कोई ग्रीडी अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मान लो अगर मैं इस पाथ पे हूँ तो मैं कंसीडर करूँगा। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, हम हर बार सिर्फ 2 ही मूव कंसीडर कर सकते हैं, एक डाउन वाला और एक राइट वाला। अगर मैं इस ब्लॉक पे हूँ तो मैं राइट और डाउन ही जा सकता हूँ, मैं डायगनली या लेफ़्ट या अपवर्ड नहीं जा सकता। ठीक, तो बात मैं कर रहा था कि क्या हम कोई ग्रीडी अप्रोच लगा सकते हैं। ग्रीडी इन द सेंस, अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ तो क्या मैं ऐसा कुछ कंसिडर कर सकता हूँ कि मेरे राइट में और जो मेरे डाउन है उनमें जो मिनिमम वैल्यू है मैं उस पर चले जाऊँ, फिर उसमें भी मैं फिर राइट और डाउन में कंसिडर करके जो मिनिमम होगी मैं ऐसे ऐसे जाता रहूँ। तो क्या मैं ऐसे करके आंसर ला सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ग्रीडी अप्रोच हम नहीं लगा सकते, हमको हर एक पाथ कंसिडर करना होगा। जो भी पाथ बन रही है, जितने भी पाथ बन रहे हैं हमको सारी वैल्यूज़ कंसिडर करनी पड़ेगी उन पाथ्स की और देखना पड़ेगा कि मिनिमम सम कौन सा पाथ दे रहा है। तो पहला पॉइंट है हमारा कंसीडर ऑल पाथ्स। तो अब हमको अगर सारे पाथ्स कंसीडर करने हैं तो हमको सारे पाथ्स का सम निकालना भी पड़ेगा। तो हम इसके लिए रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं। रिकर्जन क्या कहता है? रिकर्जन कहता है कि बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करो और स्मॉल प्रॉब्लम तुमको कुछ आंसर देगा और उस आंसर में एक ऑपरेशन परफॉर्म करके तुम बड़ी आंसर का प्रॉब्लम निकाल लो। अब इस क्वेश्चन में रिकर्जन कैसे लगेगा? मान लो ये हमारी पूरी मैट्रिक्स है, मेरे को अभी इस वाले 1 से ये लास्ट वाले 1 तक जाना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आधी मैट्रिक्स ऐसे हो गई और एक मैट्रिक्स ऐसे हो गई। जब मैं ये वाली मैट्रिक्स कंसीडर करूँगा तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी और जो ये वाली मैट्रिक्स कंसीडर करी मैंने, इसमें से जो 2 मिनिमम वैल्यू आएगी, इन दोनों वैल्यूज़ का जो मिनिमम होगा उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा एक्चुअल आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार मैंने कंसीडर करा कि मान लो मेरे पास अगर ये n रो थी तो मैंने बोला कि n-1 रो वाली मैट्रिक्स पे कॉल लगाई और मान लो अगर ये मेरे पास ये n कॉलम थे और अगर मेरे पास m रो है तो मैं बोलूँगा तुम मेरे को m-1 रो का बता दो और मैं उसमें से जो आंसर आएगा मैं उसका यूज़ करके अपना एक्चुअल आंसर निकाल लूँगा। तो यही अप्रोच हम रिकर्जन में यूज़ करने वाले हैं।
अब हमको देखो, हम रिकर्सिवली अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन तो कर रहे हैं, पर रिकर्जन में हमको एक और चीज़ चाहिए होती है, वो होता है हमारा बेस केस। अब बेस केस क्या होगा? बेस केस क्या होगा देखो, अगर हमने अपनी बड़ी वाली प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अब हम इन प्रॉब्लम्स को भी फर्दर डिवाइड करेंगे। इन प्रॉब्लम्स को मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया और इस प्रॉब्लम को मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया, और फर्दर फिर और डिवाइड करेंगे। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हम यहाँ पर ना पहुँच जाए, लास्ट वाले इंडेक्स पे। जैसे हम इस वाले इंडेक्स पे पहुँच गए, हम सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे। अब इस 1 का यूज़ करके मेरे को ये वाली जो हमारी कॉलम था इसका आंसर आ जाएगा, और इस 1 का यूज़ करके ये लास्ट वाली रो भी निकाल लेगा आंसर, और इस वाली रो का यूज़ करके ये आंसर निकाल लेगा, फिर इन दो रो का यूज़ करके ये बड़ा वाला आंसर निकाल लेगा। तो ये हो गया हमारा रिकर्जन। इसका एक बार मैं कोड बता देता हूँ, तो कोड एक बार आप देख लेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी हम इसका एक बार ड्राई रन और करेंगे। तो मैं एंड फाइंड मिन नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। ये दो वैल्यू लेगा, इंडेक्सेस और मैट्रिक्स। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो प्रॉब्लम को ब्रेक कर दो ना छोटे पार्ट्स में। तो छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूँगा? दो सब कॉल लगाऊंगा। एक मैंने ले लिया एक्स और मैं बोलूँगा फाइंड मिन राइट पे कॉल लगा दो, एक कर दो वाई फाइंड मिन, एक सेकेंड, डाउन पे कॉल लगा दो, और जो इन दोनों का जो मिनिमम होगा उसमें जो मेरी अभी करंट वैल्यू है मैट्रिक्स आई जे, वो ऐड करके दे दो। अब हमको एक राइट कॉल लगानी है और हमको एक डाउन कॉल लगानी है। तो अगर ये इंडेक्स मेरा आई है और ये कॉलम मेरा जे, तो राइट कॉल लगाने पे क्या इंक्रीज़ हो रहा है? मेरा जे इंक्रीज़ हो रहा है ना, और आई तो सेम रह रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली आई जे प्लस 1 और मैट्रिक्स एज इट इज़। और जब मैं डाउन कॉल लगाऊंगा तो मेरी रो इंक्रीज़ होगी, कॉलम सेम रहेगा, और मैट्रिक्स एज इट इज़ पास कर दूंगा। ठीक। अब एक बात ये हो सकती है कि आप, उससे पहले मैं एक बार बेस केस, यहाँ पे मैं बेस केस लिख देता हूँ। बेस केस, यहाँ पे हम बेस केस लिखेगा अपना। बेस केस लिखने से पहले एक बार डिस्कस करूँगा मैं कि हो सकता है आप अभी इस इंडेक्स पे हो और आपने राइट कॉल लगाई तो आप मैट्रिक्स के बाहर आ गए, फिर वहाँ से आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी ना, ताकि आप अपने जो हम उसमें तो जा ही नहीं सकते ना मैट्रिक्स के बाहर, तो वहाँ से हमको कुछ ऐसी वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी जिससे हमें पता चल जाए कि मैं अभी गलत आ गया हूँ, इस आंसर को मैं कंसिडर नहीं कर सकता। तो बेस केस लगाने से के बाद हम लिखेंगे अगर मेरी रो की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई n-1, एक सेकेंड, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, हाँ, n मेरा क्या है? n है मेरा नंबर ऑफ रो, इंट n है मेरा मैट्रिक्स डॉट साइज, और मेरा m है नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे रो कॉलम ही ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा से समझ आएगा। रो, टोटल रो, टोटल कॉलम। अगर मेरा आई हो गया, इक्वल हो गया टोटल रो के, या फिर मेरा जो जे है वो ग्रेटर देन इक्वल हो गया टोटल कॉलम के, तो मेरे को वहाँ से एक बड़ी वैल्यू रिटर्न करना होगा, ताकि उन बड़ी वैल्यूज़ का मिनिमम, अगर मान लो मैंने यहाँ से मैंने कुछ इतनी बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दी,
बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दी कि वो एलिमिनेट हो जाए आराम से। ये मेरे को रिटर्न कर रहा है 5, 10 कुछ भी, और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दी 10,000। तो मेरे को 10,000 ये वैल्यू को पता, जैसी वैल्यू मिलेगी मेरे को पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब मैं भी मैट्रिक्स के बाहर हूँ। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा इस बड़ी वैल्यू, रिटर्न 10,000 सॉरी 1000 रखूँ या 10,000 रखूँ, ये डिपेंड करेगा आपकी जो क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट लिमिट है। हमारे क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट लिमिट क्या है? 100। ओके, अब देखो हमारी क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट लिमिट है 100, यानी कि एक कोई से भी जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकता है, और हमारा m और n का साइज़ है हमारा मैक्सिमम में 200। तो हमारा एट मैक्स 20,000 कुछ आंसर सम आ सकता है। अगर मैं किसी का भी सम निकालूं तो 20,000 आ सकता है। तो आप एक सेफ केस में 10,000 भी वैल्यू लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 5,000, अगर हम 1,00,000 भी लोगे वैल्यू तब भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके कंस्ट्रेंट लिमिट के ऊपर। ये क्वेश्चन 10,000 लेने पर भी चल रहा है, तो इसलिए मैंने 10,000 ही बताया। ठीक, बेस केस क्या था? अगर आप लास्ट रो पर आ गए और लास्ट कॉलम पर आ गए, टोटल रो -1 एंड जे इक्वल टू टोटल कॉलम -1, तो आप वहीं से रिटर्न मैट्रिक्स IJ। ठीक, बढ़िया। अब एक बात आनी चाहिए आपके दिमाग में कि ये कब होगा। मान लो एक केस बन गया कि x ने भी मेरे को ये 10,000 वैल्यू दे दी और y ने भी 10,000 दे दी, है ना। अगर मैं दोनों से ही बाहर आ गया और मैं x ने भी 10,000 दे दी, y ने भी 10,000 दे दी, तो इन दोनों का मिनिमम तो 10,000 ही होगा। तो मेरा तो आंसर, एक्चुअल आंसर गलत आ गया। पर मैं कह रहा हूँ कि इस केस में हम कभी हिट ही नहीं करेंगे। हम कोई से भी कंडीशन पे हमारा x और y मैट्रिक्स के बाहर नहीं जाएगा। सपोज़ ये हमारी मैट्रिक्स है, और अगर मेरे को x कॉल से भी और y कॉल से भी मैट्रिक्स के बाहर जाना है, तो एक ही पॉसिबल वे है, वो है कि मैं जब लास्ट मैट्रिक्स से कॉल करूँ, लास्ट इंडेक्स से, जब मैं यहाँ से राइट कॉल करूँ और यहाँ से डाउन कॉल करूँ, तभी मैं दोनों कॉल में मैट्रिक्स के बाहर आ पाऊँगा। और हमने ये वाली कंडीशन तो पहले ही चेक पे लगा दी ना, तो हम दोनों मैट्रिक्स से, दोनों कॉल से कभी भी एक साथ 10,000 वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये आपका कोड हो गया रिकर्जन वाला। इसे अगर हम फर्दर ऑप्टिमाइज़ करें, एक आधी कॉल अगर हम बचाना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक्स और वाई पे कॉल करने से पहले हम एक बार चेक कर ले कि अगर जो है हमारी अभी करंट रो है, करंट रो इन द सेंस अगर अब हमारा आई है, अगर हम उसके अगली रो पर जाए तो क्या वो टोटल नंबर ऑफ रो से इक्वल या छोटी है। अगर वो छोटी है तब तुम कॉल कर दो, है ना। और अगर छोटी नहीं है तो कॉल मत लगाओ, इससे हमारी नंबर ऑफ़ कॉल बच जाएगी। तो हम ये एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन है, ये हम कर सकते हैं। इनिशियली हम इंट मैक्स ले लेंगे वैल्यू को, और मैं बोल दूंगा इफ़ i + 1 इज़ लेस देन n, तभी मैक्स पे कॉल लगाऊं। और इफ़ j + 1 लेस देन m, तभी मैं y पे कॉल लगाऊं, है ना। और यहाँ से मैंने y को भी डिफाइन कर दिया बाहर। ठीक, तो ये हमारा, इसे एक बार मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारा रिकर्सिव कोड हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या करा मैंने, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एक फंक्शन बनाया, 2 पैरामीटर लेगा, एक इंडेक्सेस होगे और एक मैट्रिक्स होगा। इंडेक्स i और j इंडेक्स लिया, और हम जो हमारे टोटल रो और टोटल कॉलम है उसको हमने पहले एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। हम चेक करेंगे कि जो अभी मेरा इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पर हूँ मैं, क्या वो इंडेक्स मेरे मैट्रिक्स का लास्ट इंडेक्स है। लास्ट इन द सेंस लास्ट रो पर हूँ मैं और लास्ट कॉलम पर हूँ। अगर हूँ तो वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर दूँ सिंपली, क्योंकि हमको
अल्टीमेटली वहीं पर ही जाना है हमको, स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर मैं जो टोटल नंबर ऑफ़ रो है उसके बाहर चले गया हूँ, अगर मेरी रो थी 3 और मैं चौथी रो पर हूँ या चौथे कॉलम पर हूँ, मतलब मैं बाहर चले गया मैट्रिक्स के, तो मैं वहाँ से एक बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दूँगा। इसको मैंने फर्दर ऑप्टिमाइज़ करा था। एक बार हम पहले ही चेक लगा रहे थे कि i+1 लेस देन होगा हमारा n से, तभी कॉल करेंगे, j+1 लेस देन होगा m से, तभी हम डाउनवर्ड कॉल करेंगे। अगर जब हमने ये दोनों चीज़ें लगा दी तो ये वाली कंडीशन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, जैसे मैंने डिलीट मार दिया यहाँ से। और फिर x और y की जो वैल्यूज़ आई, उन दोनों की वैल्यूज़ में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेकर हम जो अभी करंट इंडेक्स पर खड़े हैं उस इंडेक्स की वैल्यू को ऐड करा देंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कोड, बिल्कुल सही कोड है, कोई गड़बड़ नहीं है, और ये कोड हमारा चलेगा। बट ये कोड हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा? ये हमको TLE देगा। TLE मतलब टाइम लिमिट एरर। अब ये TLE क्यों देगा, इसकी भी एक कहानी है। देखो, जैसे अगर हमारी ये मैट्रिक्स है ना, अगर मैं लेट्स से अगर मैं भी इस 1 पर हूँ, मैंने कॉल लगाई, एक बार पहले मैं राइट कॉल लगाऊंगा, फिर मैं डाउन कॉल लगाऊंगा। ऐसे मान लो मैंने कोड लिख रखा, पहले मैं राइट कॉल लगा रहा हूँ, फिर डाउन कॉल लगा रहा हूँ। तो पहले मैंने कॉल लगाई 3 पे, और 3 ने कॉल लगाई 1 पे, 1 ने कॉल लगाई, यहाँ पे कुछ आया नहीं है ना, और फिर इसने लगा दी डाउन पे, इसने भी लगा दी डाउन पे। ये पहले सॉरी एक ये राइट में लगाया, राइट से कुछ मिला नहीं, यहाँ से कुछ मिला नहीं, और डाउन पे यहाँ से इसने 1 रिटर्न कर दिया। सिमिलरली जब 1 की मेरी सारी राइट वाली कॉल कंप्लीट हो गई, मान लो इसने सारी कॉल लगा दी, यहाँ से इसने 3 ने 5 को भी लगा दिया, 5 ने पहले इधर लगा दिया, फिर इधर लगा दिया, 2 ने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया। और फिर जब 1 अपनी डाउनवर्ड वाली कॉल लगाएगा, तो फिर वो दोबारा डाउन लगाने के बाद राइट लगाएगा, क्योंकि फिर हमारा स्टार्ट राइट पहले है ना, राइट पे लगाएगा। अब हम यहाँ पर आके देख सकते हैं कि जो हमारी 5th वाली ये वाला इंडेक्स है जिसमें 5th वैल्यू है, ये एक बार पहली कॉल हो गया था। कब कॉल हुआ था? जब मैंने राइट डाउन कॉल लगाई थी, और ये दोबारा कॉल हुआ जब मैंने डाउन राइट कॉल लगाई। तो सेम इंडेक्स 2 बार कॉल हो रहा है, और अगर हमारी मैट्रिक्स बहुत बड़ी होती तो हो सकता है एक इंडेक्स 2 से ज़्यादा बार भी कॉल हो। तो ये इसका कोई मतलब बनता नहीं है सेम इंडेक्स पर हम बार बार कॉल लगाए, क्योंकि आंसर तो सेम देगा वो। ये इंडेक्स मेरे को यहाँ तक जाने का तो एक ही बात बताएगा ना। अब मैं इस इंडेक्स से यहाँ से आऊँ, कहीं से भी आऊँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंडेक्स तो पीछे की कुछ कहानी नहीं देख रहा ना, अब ये अपने इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाने का पाथ बता रहा है मेरे को, तो बार बार कॉल लगा के क्या फ़ायदा। तो इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम मेमोराइजेशन करके। मेमोराइजेशन क्या कहता है? जिस भी पैरामीटर्स पे आप कॉल लगा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं स्टोर कराते जाइए। आपने कॉल लगाई पर्टिकुलर IJ पर, है ना, आपने कॉल लगाई पर्टिकुलर IJ पर, उससे जो आंसर मिला उस आंसर को आप कहीं पे स्टोर करा लीजिए। स्टोर कराने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप कोई से भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कुछ लोग मैप यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग एरे यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग IJ को स्ट्रिंग बना के कर लेते हैं। मैं मैट्रिक्स का यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक DP मैट्रिक्स ले लूँगा 2 पैरामीटर की, जिसका साइज़ होगा जो हमारा N और M। अब मैं बोलूँगा कि जो सॉल्व IJ पर कॉल लगा के आंसर आया वो मैंने DP IJ पर स्टोर करा लिया, और DP के पहले जो मेरी DP मैट्रिक्स थी उसकी मेरी सारी वैल्यू पहले -1 थी, तो मैंने -1 इनिशियलाइज़ करा दिया था स्टार्टिंग में। अब मैं चेक करूँगा कोई कॉल लगाने से पहले कि अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो मेरे DP मैट्रिक्स है उसमें अगर -1 नहीं है, मतलब वो वाले इंडेक्स पे मैंने पहले कॉल लगा रखी है, तो मैंने अगर पहले कॉल लगाई है तो मैंने वैल्यू भी स्टोर कराई होगी DP IJ पर, तो मैं वहीं से वैल्यू रिट्राइव कर लूँगा। तो यही होती है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हमने रिकर्सिव कोड को ही मेमोराइज कर दिया। एक बार हम इस कोड में लगा देते हैं DP लगाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको बस 2-3 लाइन ऐड करनी है।
इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। एंड डी पी एक मैट्रिक्स बना दी 2D मैट्रिक्स, साइज ले लिया मैंने m और इनिशियली है सारी वैल्यू -1। और जो भी आंसर आ रहा है वो मैं DPij में स्टोर करा रहा हूँ। और एक बार मैं कॉल लगाने से पहले चेक कर रहा हूँ इफ DPij नॉट इक्वल टू -1। अगर वो -1 नहीं है तो क्या मतलब है इसका कि वो पहले कॉल लगा चुका हूँ मैं पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे और स्टोर भी करा है। तो ये हो गया हमारा DP का सॉल्यूशन। अब अगर आप इस कोड को सबमिट करेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए, एक हमने फंक्शन बनाया, मैंने अपने जो भी मैंने समझाया उसमें मैंने DP को ग्लोबली ले लिया, या तो आप ग्लोबली ले लो या फिर आप फंक्शन में पास कर दो, आपकी चॉइस है। n और m मैंने मैट्रिक्स के साइज ले लिए जो हमको गिवन था। अगर हमारा DPij -1 नहीं है तो मैं DPij की वैल्यू सिंपली रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं लास्ट रो कॉलम पे आ गया हूँ तो मैं वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर दूंगा। अगर ये भी नहीं है तो मैं A और B पे कॉल लगाऊंगा। ये आंसर मैंने ऐसे ही ले लिया, ये आंसर की ये वाले वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने A ले लिया इनिशियली इंट मैक्स, B भी ले लिया इंट मैक्स, और देख रहा हूँ क्या मैं अगली रो पर जा सकता हूँ। अगर अगली रो पर जा सकता हूँ तो कॉल लगा ली। क्या मैं अगली कॉलम पर जा सकता हूँ? अगर जा सकता हूँ तो कॉल लगा ली। उन दोनों कॉल से जो आंसर आया उसका मिनिमम मैंने ले लिया और उसमें अभी जो हमारे करंट इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है वो ऐड करके DPij में स्टोर करा दिया और ये रिटर्न कर दिया। और ये ही हमारा कोड है, ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। एक्सेप्टेड है ही ये, फिर भी मैं एक बार एक्सेप्टेड कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। देखिए, अगर आप ये वाला कोड, एक सेकेंड, सॉरी, ये वाला कोड गलत हो गया, मैंने शायद गलत कोड सबमिट कर दिया। मैंने जो कोड सबमिट करा था वो मैंने टैबुलेशन वाला कर दिया। एक बार मैं ये वाला आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा मेमोराइजेशन वाला कोड सबमिट करके, इस वीडियो में मैं आपको टैबुलेशन भी बताऊंगा, मेमोराइजेशन भी बताऊंगा, इसलिए मैंने दोनों कोड रखे। ये हमारा कोड हो गया मेमोराइजेशन वाला। अगर मैं इसे सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो रहा है, ये सबमिट हो रहा है। अब मैं एक बार मैं इसका ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको। ड्राई रन बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको समझना है। देखो, हम पहले इस इंडेक्स पर थे 1 पर, हमने कॉल लगाई 3 पर और कॉल लगाई 1 पर। पहले कॉल लगेगी 3 पर, 3 ने कॉल लगाई 1 पर और 5 पर 1 ने कॉल लगाई, इस 1 ने कॉल लगाई पहले आउट ऑफ बाउंड, यहाँ से मिल गया इसको 10,000, एक बहुत बड़ी वैल्यू। और इस 1 ने कॉल लगाई अपने राइट पर, यहाँ से भी 10,000 मिल गया, और डाउन पे कॉल लगा दी। जैसे हम इस वाले इंडेक्स पर आए तो उसने सिंपली 1 रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया। तो अब मैंने क्या देखा, इस वाले 1 ने 2 कॉल लगाई थी, एक लगाई थी उसने राइट वाली कॉल, एक कॉल लगाई थी उसने डाउन वाली कॉल। डाउन वाली कॉल से आया 1, राइट वाली कॉल से आया 10,000। हमने देखा कि मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 1। हमने 1 में इस करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वो ऐड करके रिटर्न करा दी, तो मैंने 2 रिटर्न करा दिया। अब इस 1 ने अपने राइट में कॉल लगा दी थी, डाउन में कॉल लगा दी थी। राइट से मिला था 10,000, डाउन से मिला 2, मिनिमम कौन सा है 2, तो 2 में ये जो अभी इसकी वैल्यू है वो ऐड करा देगा, तो 3 आ गई। अब इस 3 ने अपनी जो राइट में कॉल लगाई थी वहाँ से 3 मिला इसको, अब ये लगाएगा डाउन में कॉल। डाउन में आया 5 ने कॉल लगाई अपने राइट में और फिर डाउन में, पहले राइट में कॉल लगाई। अब जैसे हम इस इंडेक्स पर आए
इस इंडेक्स पर आए तो हमने ये डीबी में स्टोर करा लिया था पहले। इस इंडेक्स पर आने के लिए इस इंडेक्स पर आकर अगर हम कॉल लगाए तो हमको आंसर मिलेगा 2। तो मैंने 2 ले लिया एक, और फिर मैंने लगाई डाउन पे कॉल। अब इस डाउन पे कॉल लगाने के लिए इसने पहले लगाई राइट पे और फिर डाउन पे, पर जैसे इसने राइट पे कॉल लगाई इसमें मिल गया 1। डाउन पे कॉल लगाई तो वहाँ से मिल गया 10,000। 10,000 और 1 में छोटा कौन सा है 1, तो 1 में ही अपनी वैल्यू ऐड करके पास कर देगा। तो 1 + 2 3, 3 पास हो गया। तो मेरे को 2 वैल्यू मिल गई, एक 3 एक 2। 2 वैल्यू मेरे को मिली राइट से, 3 वैल्यू मिली मेरे को डाउन से। मिनिमम कौन सा है 2, तो 2 में ही अपनी वैल्यू ऐड कर देगा। 2 में इसने ऐड कर दिया 5 7, है ना, इसने कर दिया 7। अब यहाँ पे चले गया 7। अब देखो ये इस 3 ने जब अपनी राइट कॉल लगाई थी तो उसको मिल रहा था 3 आंसर। अब इसने जब डाउन कॉल लगाई इसे मिला 7। मिनिमम कौन सा है 3 है ना, तो 3 को कंसीडर कर लेगा और 3 में अपनी वैल्यू ऐड करके 6 बना लेगा 6। अब इस 1 ने जब राइट कॉल लगाई तो इसको मिला 6। अब ये डाउन पे कॉल लगाएगा। अब ये डाउन पे कॉल लगा कर ही सेम वही कहानी दोबारा रिपीट होगी और यहाँ से हमको कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि इस 6 से बड़ी होगी, क्योंकि मेरे को पता है इसका आंसर 7 आएगा तो यही 6 को हम कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से 6 रिटर्न कर देंगे। लेट्स से सपोज यहाँ से आ गई 10 वैल्यू, मैं वो कॉल नहीं लगा रहा क्योंकि अब उसका कोई मतलब बनता नहीं है। आपको अगर यहाँ तक समझ आ गया तो आप वो नीचे की कॉल भी समझ लोगे। तो मान लो नीचे से वैल्यू मिल गई हमको 10, ऊपर और राइट से हमें कॉल मिले 6, तो मिनिमम 6 है, तो 6 + 1 7 और हमारा 7 आंसर आ गया। ये हो गई हमारी कॉल्स। ये एक बार मैंने ड्राई रन करके दिखा दिया। अगर आपको ड्राई रन समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है। जो रिकर्जन का खेल है, रिकर्जन ड्राई रन से ही समझ आता है। रिकर्जन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये जितने भी कोड होते हैं, ये जितना अच्छे से आप कोड अपने जो कोड है उसको विजुअलाइज करोगे उतने ही अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो अब हम दूसरे पार्ट पर आगे क्वेश्चन के। थोड़ी लंबी बन रही है वीडियो, पर साथ बने रहिए, हम इसे क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म कर देंगे। अब है ये टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन क्या कहता है, टेबुलेशन में हम रिकर्सिव कॉल नहीं लगाते, पर हम टेबुलेशन में जो हमने वैल्यू प्रीवियसली यूज़ करी होती है उनका यूज़ करते हैं। टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स में आंसर स्टोर करते हैं। कोई नए आंसर को कंप्यूट करने के लिए प्रीवियस वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं हम, जो हमारा मेन फंडा होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। देखो ऐसे थोड़ा सा बदलाव ले लेता हूँ मैं, हाँ ठीक। हम टेबुलेशन में कहेंगे, टेबुलेशन को अगर आपको टेबुलेशन नहीं पता तो मैं 1 सेकंड में समझा देता हूँ। हम सब ने फिबोनाची का कोड पढ़ा होगा, है ना। फिबोनाची क्या कहता है, ये वाला जो इंडेक्स है 0 1 2, ये वाला इंडेक्स में जो वैल्यू होती है वो इन दो वैल्यूज़ का सम होती है ना। जो 2 पे वैल्यू क्या होगी, वो एरे ऑफ 0 + एरे ऑफ 1 होती है ना। और जो 5 पे वैल्यू होगी वो एरे ऑफ 4 और 3 पे वैल्यू का सम होता है। तो हम वैल्यूज़ कंप्यूट करते रहते हैं और जिन वैल्यूज़ को हम कंप्यूट करते हैं उन्हें हम अगले आंसर में यूज़ करते हैं, और जो हमारा अगला आंसर है वो प्रीवियसली कंप्यूटेड वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो यही होता है टेबुलेशन। ये तो था 1D टेबुलेशन। अब हम 2D टेबुलेशन करते हैं, और इस क्वेश्चन में जैसे हमको टेबुलेशन यूज़ करना है वो बताता हूँ मैं। पहले मैं एक मैट्रिक्स बना दूँ। मैट्रिक्स बनाने से बढ़िया ये वाली यहीं पे ही लिख देता हूँ। ठीक, एक मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ। ठीक, ये हमारी डीबी मैट्रिक्स है और ये हमारी क्वेश्चन में जो गिवन मैट्रिक्स है वो है। तो मैं टेबुलेशन का जो मेन फंडा होता है ना वो ये होता है कि वो प्रॉब्लम को ऐसे डिवाइड करता है कि ये यहाँ पे जो आंसर है
यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम इसमें कंप्यूट करेंगे वो ये रिप्रेजेंट करेगी अगर हमारी मैट्रिक्स इतनी ही होती, अगर हमारी मैट्रिक्स इतनी ही होती तो यहाँ पे जो वैल्यू होती उसका आंसर क्या आता। अगर हम इस वैल्यू को देख रहे हैं अपनी डीपी मैट्रिक्स में तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा अगर हमारी मैट्रिक्स का साइज़ ही यहीं तक लिमिट होता तब क्या आंसर आता। अगर हम ये वाली वैल्यू देख रहे हैं तो ये होता कि ये हमारी जो मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट है, यानी हमारी जो मैट्रिक्स है वो यहीं तक लिमिटेड होती, तब यहाँ पे क्या आंसर आता। तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं टेबुलेशन में। अगर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है तो कोई नहीं, अभी मैं से और अच्छे से समझाऊंगा। हम अपनी डीपी मैट्रिक्स में क्या स्टोर करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उसका यह मतलब है कि ये वाली जो इंडेक्स है वो लास्ट रो है और वो लास्ट कॉलम है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। और फिर जो आंसर आएगा उसको हम सेम इंडेक्स पे स्टोर करेंगे डीपी मैट्रिक्स में, ठीक। तो हम ऐसे पूरा ट्रैवर्स करेंगे। और मान लो अगर मैं अभी इसको ज़ीरो इंडेक्स पर, ज़ीरो कॉलम पर, ज़ीरो कॉलम पर, ज़ीरो रो पर, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स से इस इंडेक्स पर जाना हो, 100 इंडेक्स पर जाना है, यही मेरी मैट्रिक्स है, इतनी ही मेरी मैट्रिक्स है, तो उसका क्या मिनिमम आंसर आएगा। और ये हमको पता है क्योंकि एक ही साइज़ है तो यही वैल्यू होगी, है ना। अब देखो जब हम इस पर आ गए 0 1 पर, 0 1 पर, अब मैं बोलूँगा कि मैट्रिक्स इतनी ही है, ये हमारा लास्ट इंडेक्स है, तो मेरे को अगर यहाँ पर आना है स्टार्टिंग इंडेक्स से तो क्या आंसर होगा। मेरे को पता है कि क्योंकि एक ही रो है मेरे पास, है ना, एक ही रो है, तो मैं डाउनवर्ड तो कहीं से आ नहीं सकता, मेरे को सिर्फ राइट आना पड़ेगा। तो जो भी पहले वाली वैल्यू होगी उसका सम होगा, है ना। अगर मेरे को यहाँ पे आना है तो मैं पहले 1 पे आऊँगा, फिर 1 से 3 पे आऊँगा तो 4 आ गया। अगर मेरे को यहाँ पे आना है तो मैं सिंपली पहले 0 इंडेक्स पे आऊँगा, 0 पर, फिर 0 1 पर, फिर 0 2 पर, तो इसका सम हो जाएगा 5। सिमिलरली अगर मेरे को डाउनवर्ड जाना है तो मैं राइट कॉल का यूज़ करके तो नहीं आऊँगा ना डाउन पे, 0th कॉलम के 0th कॉलम में अगर मेरे को डाउन आना है तो मैं सीधा डाउन करके आऊँगा, राइट की कॉल नहीं लगा के आऊँगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे आना है 1 0 पर, तो मैं कैसे आ सकता हूँ, 0 0 से डाउन कॉल लगा के, तो एक सेकेंड, तो 2 आंसर आ जाएगा, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1 हो जाएगी इसके पीछे वाली वैल्यू। अगर मेरे को यहाँ पर आना है 4 पे तो मैं कैसे आऊँगा, पहले 1 पे जाऊँगा, फिर 1 से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो वैल्यू आ गई 6। अब देखो अभी तक जो मैंने केस लिए उनमें मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी थी, मैं या तो अगर राइट जा रहा हूँ तो राइट ही जा पा रहा हूँ, डाउनवर्ड नहीं जा पा रहा, अगर मैं डाउन जा रहा हूँ तो डाउन ही जा पा रहा हूँ, राइट नहीं जा पा रहा। बट अब जो मेरे पे इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स, ये इंडेक्स, ये इंडेक्स, इनके पास दोनों ऑप्शन है, ये राइट भी आ सकते हैं, डाउन भी आ सकते हैं, ये राइट भी आ सकता है, डाउन भी आ सकता है। तो इसमें मेरे को दोनों केस देखना पड़ेगा। मैं मान लो मेरे को इस इंडेक्स पर आना है तो ये इंडेक्स पे मैं कैसे आ सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से आ जाऊँ 3 से, या तो मैं 1 से आ जाऊँ, है ना। और मेरे को पता है कि 3 पे मैं कैसे आ सकता हूँ, और मेरे को पता है मैं 1 पे कैसे आ सकता हूँ मिनिमम मूव में, है ना, मैंने यहाँ पे स्टोर करा रखा है ना। तो मैं चेक करूँगा कि 1 पर इस वाले 1 पर आने का क्या मूव है और 3 पर आने के क्या मिनिमम मूव है, और इन दोनों की वैल्यूज़ का क्या मिनिमम है, इन दोनों की वैल्यूज़ का कौन सा मिनिमम है वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैंने देखा इस इंडेक्स पर आने के लिए मैं 1 से आ सकता हूँ, और इस वाले इंडेक्स से और इस इंडेक्स से आ सकता हूँ। और अगर मैं इस वाले इंडेक्स से आऊँगा तो मेरे को 4 यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ से आऊँगा तो मेरे को 2 मूव यूज़ करने पड़ेंगे। तो मिनिमम 2 है और इसकी करंट वैल्यू 5 है, तो 7। अगर इतना समझ आ गया ना तब ये क्वेश्चन ख़त्म है, ये क्वेश्चन ख़त्म। एक सेकेंड, ये मैट्रिक्स के डायमेंशन की ख़त्म होगी, क्वेश्चन ख़त्म है। अब मैं बोलूँगा मेरे को इस इंडेक्स पे आना है ना, इस इंडेक्स के आने के क्या मूव है, मैं या तो इस वाले 1 से यहाँ जाऊँ या फिर इस वाले 5 से, और कोई तो मूव नहीं है ना, मैं इस 3 से यहाँ तो जा नहीं सकता, डायगोनल मूव तो अलाउ है नहीं।
तो मैं क्या करूँगा 1 से जब मैं नीचे आऊँगा तो मैं देखूँगा कि 1 तक आने का क्या मिनिमम मूव है। 1 तक आने का तो 5 मिनिमम मूव है ना। और इस 5th पर आने का मिनिमम मूव 7 है। दोनों का मिनिमम क्या है 5। तो 5 प्लस ये वाली वैल्यू 6 आ गया। ये जो 2 है इस पर आने के मिनिमम मूव क्या है, या तो मैं 5 से आऊँ या 4 से आऊँ। 5 पर आने के मिनिमम मूव है 7 और 4 पर आने के मिनिमम मूव है 6। तो मिनिमम कौन सा है 6 है ना। तो 6 + 2 8। और अब जैसे ही मैं लास्ट इंडेक्स पे आ गया है ना, लास्ट इंडेक्स पे भी हम इसमें वाला बेस केस नहीं लेंगे कि हम सीधा 1 रिटर्न कर देंगे। अब मैं जब लास्ट वाले पे आ गया मैं सिंपली अगेन चेक करूँगा कि इस पर आने के क्या मूव है। एक तो ये वाला है और एक ये वाला, इन दोनों का मिनिमम क्या है 6 और 8। 8 का मिनिमम 8 और 6 में मिनिमम है 6 + 1 7। तो मेरे को पता है इस इंडेक्स पे आने का जो इस इंडेक्स पर आने का जो मिनिमम मूव है वो 7 है और मैं 7 रिटर्न कर दूंगा। इसके एक बार कोड देख लेता हूँ। अगर आपको इतना समझ आ गया ना तो कोड कुछ है ही नहीं, कोड आप खुद लिख लोगे। ये मिट नहीं रहा। इंट सॉल्व, आपने ले लिया मैट्रिक्स। यहाँ पे आप कोई रिकर्सिव कॉल नहीं लगाओगे। मैंने ले लिया n, मैट्रिक्स का साइज मैं n क्यों ले लेता हूँ बार बार, मेरे को टोटल रो लिखना पड़ेगा क्योंकि यार जब आप इंटरव्यू में होते हो तो आपके वेरिएबल का नाम जो है उनका कोई सेंस बनना चाहिए। m n i j ये सब लिखने से इंटरव्यूअर इम्प्रेस नहीं होता। ठीक, मैंने इंट ले लिया dp n m। dp में इनिशियली सारी वैल्यूज़ है मेरी 0। ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जो भी हम नई वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं वो प्रीवियसली कंप्यूटेड वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। तो अब 0 ये ना भी लो तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे को पहली रो और पहले कॉलम की वैल्यू एज इट इज़ रखनी है जो मेरी मैट्रिक्स की है। तो मैं सिंपली ऐसे रखूँगा फॉर इंट i = 0 i <n i ++ dp i j = मैट्रिक्स। अब इसमें i j मैंने लिख दिया पर j कहीं पे है नहीं तो j को हटाना पड़ेगा। j रख दिया मैंने 0 और यहाँ पे रख दिया मैंने 0। ठीक, जब मैंने कॉलम पे ट्रेवर्स करूँगा 0th रो की सारे कॉलम्स पे। एक सेकेंड, ये क्या है dp 0 j = मैट्रिक्स 0 j। हमारी मैट्रिक्स की पहली रो फिल हो गई, पहला कॉलम फिल हो गया। अब हमको पता है हमको ये सब मैट्रिक्स कंप्यूट करनी है। सब मैट्रिक्स का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा 1 1 से। इंट i = 1 i <n i ++ फॉर इंट j = 1 j <m m j ++। फिर मैंने n और m ले लिया। कोई नहीं, अब समझ जाओ कि n क्या है m क्या है। n हमारा टोटल रो है, m हमारा टोटल कॉलम है। और मेरे को लिखना है एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ dp की i j की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। पहले तो जो भी करंट मैट्रिक्स की वैल्यू है प्लस मिनिमम। कहाँ से मिनिमम आ सकता हूँ मैं, एक तो मैं लेफ़्ट से आ जाऊँ और एक मैं टॉप से आ जाऊँ। ठीक, जब ये कॉल के बाहर आ जाएगा मैं सिंपली आखिरी इंडेक्स वाली वैल्यू रिटर्न कर दूंगा और ये हमारा कोड चल जाएगा। ये कोड हमारा चल जाएगा। अब इस वाली कॉल को फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो हल्का सा। इसमें हमने 0 से 2 बार कॉल लगा दी। जो हमारी एक सेकेंड, जो हमारी डीपी मैट्रिक्स है, एक बार मैंने ये सारी वैल्यू भर दी और मैं अगली बार मैं यही वैल्यू को दोबारा भर रहा हूँ। तो 0 0 वाली वैल्यू 2 बार भर रही है।
तो इसको आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो कि 0 ये वाली वैल्यू को एक बार भर दिया और फिर कॉल लगाई तुमने यहाँ से और यहाँ से फिल करने के लिए, उससे हल्की सी ऑप्टिमाइजेशन बच जाएगी। बैटरी भी ख़त्म हो गई लैपटॉप की, लैपटॉप चार्ज पे लगा देता हूँ। तो ये हल्की सी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। अगर वो भी नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोड आपका चल जाएगा। तो ये हमारा कोड हो गया और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² होगी, n इंटू एम होगी, क्योंकि हम एक n की कॉल लगा रहे हैं, एक m की कॉल लगा रहे हैं। एक बार कोड दिखा देता हूँ। ये हमारा वाला कोड था, डीपी वाला, रिकर्जन वाला। और ये हमारा टेबुलेशन, ये हमारा फंक्शन है। एक सेकेंड, ये हमारा बाहर पटाखे फट रहे क्योंकि दिवाली का टाइम है, 2-3 दिन पहले दिवाली थी इसलिए पटाखे फट रहे। ये हमारा फंक्शन था, हमने n और m ले लिया, टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम। एक डीपी मैट्रिक्स बना ली n क्रॉस m साइज़ की। 0 कॉलम को हमने डीपी वाले को इनिशियलाइज कर लिया ग्रिड के 0 कॉलम से और 0 वैल्यू से। फिर मैंने एक बार सारी रोज़ में वैल्यू डाल दी, सारी कॉलम में वैल्यू डाल दी, मतलब इसमें मैंने 0th रो वाली डाली है और इसमें 0th कॉलम पे जो वैल्यू है वो डाल दी। अब फिर जो हमारा मेन फंक्शन का लॉजिक था, डी पी आई जे की वैल्यू डिपेंड करेगी मिनिमम ऑफ डी पी आई -1 और j-1 आई j-1, यानी कि लेफ़्ट वाली और टॉप वाली वैल्यू से। और उसमें जो वैल्यू मिनिमम होगी उसमें आप जो ग्रिड की आई जे वैल्यू है वो ऐड कर दो और सिंपली लास्ट वाली वैल्यू डीपी मैट्रिक्स में से रिटर्न कर दो। अगर मैं इसे सबमिट करूं, अब मेरा रिकर्जन वाला कोड सबमिट ना हो जाए, रिकर्जन वाला कोड सबमिट हो गया होगा, तो आप समझ जाओ कि हो जाएगा ये कोड सबमिट, ऐसे कोई है नहीं बड़ी बात। ये रिकर्जन वाला कोड ये रहा, ये है हमारा टेबुलेशन वाला कोड। इसको एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ। तो ये भी सबमिट हो रहा है। तो थैंक यू ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ, एक बात, अब देखो मैं ये वीडियो को मैंने इतना लंबा क्यों बनाया, अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम जा भी सकते हो। 1-2 मिनट की बकवास करूँगा मैं, और वो बकवास ये है कि मैंने इस वीडियो को इतना लंबा क्यों बनाया। मैंने रिकर्जन समझाया तुमको, फिर मैंने मेमोराइजेशन करा, फिर मैंने टेबुलेशन करा, और इनमें मैंने हर किसी में तुमको ड्राई रन करके भी दिखाया। तो इतना लंबा बनाने का मेन मोटिव ये है कि जब तुमसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछे तो उसे ऐसा ना लगे कि तुमने कहीं से रट के आ रखे हो, तुमने कहीं से सॉल्यूशन देख लिया और वही तुमने मेमोराइज़ करके यहाँ पे चिपका दिया। ऐसा ना लगे, तुमको अपने कोड की एक लाइन पता हो और वो ही लाइन क्यों लिखी है ये भी पता हो, ताकि इंटरव्यूअर को तुम पे यकीन हो जाए कि तुम अच्छे प्रोग्रामर हो। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।